अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC भाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स के डिलीवर कर चुका हूँ। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल्स, पेज नंबर 80 पे मौजूद हैं। आज के न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये। मैं आपको कैटेगरी वाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और कुछ आसानियाँ हो जाएं आपकी पढ़ाई में। इससे पहले कैटेगरी 1 जो हुई थी वो कूलम्स लॉ की थी, फिर कैटेगरी 2 जो हुई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की थी। सही है। ये तीसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स जो हैं उसकी थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता दूं पहले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। कैपेसिटर्स जो हैं वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, चार्ज स्टोर करने के काम आती हैं। जैसे ये निशान आपको नज़र आए कभी तो आप समझ जाएंगे ये कैपेसिटर है। ये जो निशान 11 जैसा बना हुआ है ये कैपेसिटर होता है। और ये जो छोटी बड़ी लाइन होती है ये डायरेक्ट करंट या कोई वोल्टेज सप्लाई होती है जिसको DC सोर्स कहते हैं, जैसे बैटरी होती है। मज़ीद थोड़ा सा बता दूं न्यूमेरिकल करने से पहले, अगर तरतीब में लगे होंगे कैपेसिटर, तरतीब में यानी ऐसे एक के बाद एक, तो ये कहलाता है सीरीज़। ये लाइन से लगे हुए हैं तो ये सीरीज़ है। और अगर आमने सामने लगाओ अक्रॉस ऐसे, तो ये पैरेलल है इस तरह। यानी अक्रॉस का मतलब है 2 पॉइंट्स के दरमियान में अक्रॉस आमने सामने लगाओ तो ये पैरेलल, और अगर एक ही लाइन में स्ट्रेट लगाओ वन आफ्टर अनदर एंड टू एंड तो ये सीरीज़। ये हो गया पैरेलल। मज़ीद थ्योरी ये है कि जो सीरीज़ कैपेसिटर्स होते हैं उसमें चार्जेस सेम रहते हैं, क्योंकि रास्ता एक मिलता है, पाथ एक मिलता है, तो चार्जेस सेम रहेंगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं V, वो डिवाइड हो जाता है। ये थ्योरी नोट कर लीजिएगा। पैरेलल जो होता है आमने सामने चूँकि लगे होते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम मिलता है लेकिन इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चार्ज जो है वो चेंज हो जाएंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। अब ये थ्योरी याद रखिएगा क्योंकि ये अब न्यूमेरिकल में काम आएगी। अच्छा, 5 न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट तरीन हैं, वो पाँचों इंशाल्लाह होंगे आज के लेक्चर में। तो थोड़ी लेक्चर वीडियो बड़ी हो सकती है, जाइएगा नहीं। ये 3 अभी हैं, 2 रब करके इंशाल्लाह करूँगा, साथ रहिएगा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड आर ज्वाइंड इन सीरीज and a potential difference of 300 volts is applied. Find the charge and potential difference for each capacitor. अब देखें अंडरलाइन मैंने कर दिया समझाने के लिए। इन सीरीज़ यानी ये वाला केस हो गया हमारा न्यूमेरिकल का कि सीरीज़ में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस होता है उसका सिंबल होता है C1 C2 C3 अगर एक से ज़्यादा हैं तो कैपेसिटेंस C। ये जो है ना कैपेसिटेंस C, इसके SI यूनिट तो फैराड है, लेकिन अगर सेम यूनिट्स हो तो कन्वर्जन करना ऑप्शनल है। नोट कीजिएगा, इसमें बारीकियाँ हैं यूनिट्स की, ठीक है। और आगे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 300 वोल्ट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को कहते हैं V, हो गया 300 वोल्ट्स। अब पूछ रहा है वो 2 चीज़ें, चार्जेस। तो इस चैप्टर के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ चार्जेस का निशान Q होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का निशान V है तो V1 V2,
ये तो हो गया हमारा डेटा और रिक्वायर्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप फेराड बना सकते हैं, ऑप्शनल है। आगे आपको सॉल्यूशन में नज़र आएगा क्यों ऑप्शनल है। अब जो सीरीज़ कैपेसिटर्स होते हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अपने पास लिखते रहिएगा। ये जो फार्मूला है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स लगे हुए हों तो उनके बदले एक सिंगल, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब ये रेसिप्रोकल का सम होगा सीरीज़ में, पैरेलल होगा तो सम अप होगा। पैरेलल में अगर होता तो प्लस करते हैं सीरीज़ के पैरेलल में। अब इसमें वैल्यू रख दें, 2 और 8 रखा, एलसीएम दिया, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, तो 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5/8। ज़रा ध्यान रखिएगा ये 1/c आया है, रेसिप्रोकल करेंगे तो c आएगा। 1/c रेसिप्रोकल है ये, तो इसका उल्टा करा तो c बन गया 8/5। कैलकुलेटर चला 8 और 5 को डिवाइड, 1.6 माइक्रोफेराड। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो माइक्रोफेराड है, तो माइक्रोफेराड में ही इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों हुआ, हमें तो चार्ज चाहिए, हमें तो वोल्टेज चाहिए। एक्सीलेंट। चार्ज और वोल्टेज उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक के कैपेसिटेंस ना हो। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको एक और याद करना पड़ेगा कि चार्ज और कैपेसिटेंस का ताल्लुक क्या है। Q = CV। इसको पक्का करें इस फॉर्मूले को। Q, ये बॉक्स जो कर रहे हैं ये फॉर्मूला है क्योंकि ये सारे बार बार इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब टोटल चार्ज स्टोर्ड Q = CV से निकालना है। C इक्विवेलेंट इसीलिए निकाला क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस से टोटल चार्ज आ जाएगा। अब C टोटल क्या है 1.6 रख दिया। टोटल वोल्टेज क्या है जो हमने सप्लाई ली थी 300 की, वो रख दिया। मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से 480 आ गया। अच्छा देखिए माइक्रो में फेराड है तो माइक्रो कूलम में चार्ज है। यूनिट्स लिखते रहे अपने पास लिस्ट में, चार्ज के यूनिट्स कूलम है, लेकिन अगर कैपेसिटेंस को आप माइक्रो में चला रहे होगे तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। अगर आप इसको फेराड बना देते तो ये कूलम में आ जाता है, यानी लाइक यूनिट्स चलेंगे एक जैसे। अब ये हो गया आपका चार्ज। अब टोटल चार्ज माइक्रो कूलम में है, इसको मैंने अब कन्वर्ट किया। बार बार कन्वर्ट करने से बेहतर है एक दफ़ा कन्वर्ट करें। यहाँ पे देखें मैंने अब माइक्रो हटा के 10⁻⁻6 लिख दिया। इसकी लिस्ट बना लीजिएगा कि माइक्रो जो होता है इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। कभी पीको आ जाए तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻12। कभी नैनो आ जाए तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻9। कभी मिली आ जाए तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻3। लिस्ट बन गई पूरी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, -3, -6, -9, -12 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो चार्ज आ गया, अब ये देखिए थ्योरी अभी बताई थी आपको कि सीरीज़ का सवाल है हमारा, सीरीज़ में चार्जेस सेम रहते हैं, याद रहा ना। तो अब हम यही चार्ज हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। सिंस कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज़, कि चूँकि सीरीज़ में है, देयरफॉर चार्जेस स्टोर्ड विल बी सेम। कुछ समझे बारीकी? यानी जो चार्ज आएगा टोटल किसी सीरीज़ कॉम्बिनेशन का वही इंडिविजुअल होगा, क्योंकि वही हर एक को मिल रहा होगा जो स्टोर होगा पूरे सर्किट में। तो अब इस बुनियाद पे हमारा यही Q1 Q2 Q के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया पहला आंसर, क्योंकि दो सवाल थे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने क्या थ्योरी बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा सीरीज़ में, डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक कैपेसिटर अपने अपने हिसाब से लेगा अपनी वैल्यू के लिहाज से। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये मेन फार्मूला जो है ना, यही बहुत सारे कामों में आएगा। कभी देखें Q निकालने में काम आएगा तो C भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जैसे V चाहिए तो C अपॉन में चला जाएगा, यानी मेन फार्मूला ये है Q = CV। अब V Q/C हो गया। अब 1 है तो 1 1 रखें, 2 है तो 2 2 रखें रिस्पेक्टिवली। अब Q1 क्या है, वही जो Q2 है, तो 4.8 एक्सपोनेंट -4, सही। कैपेसिटेंस क्या है, अच्छा अब यहाँ ज़रा एक चीज़ सीखिएगा, यहाँ पे एक बारीकी मैं करने जा रहा हूँ बयान। या तो आप लोग सारे यूनिट्स यहाँ पे कन्वर्ट कर लें और बेफिक्र होके चलाते रहें, या जो मैंने किया है वो करें फॉलो। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ऊपर जो चार्ज है वो है कूलम में, सही है। अगर मैं यहाँ पे अभी ये वाला 2 रख देता तो ये ऊपर कूलम हो जाता और नीचे माइक्रो हो जाता, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यदि अब दोनों को सेम करने के लिए मैंने कूलम भी और नीचे को फेराड बनाया, यानी ये
2 × 10⁻⁻6 फैराड। ये देखो माइक्रो मतलब -6, समझे। और इसी तरह ये जो रेड कर रहा हूँ ये आप फेयर कर लेंगे तो फिर आपको ध्यान रखना है कि वो कन्वर्ट कर लिया तो कन्वर्ट किया हुआ रखेंगे। मैं तो ये समझा रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये बगैर यहाँ पे डाटा के अंदर कन्वर्ट किए। समझ गए बात। तो देखें कूलम अपॉन फैराड होता है वोल्ट। एमसीक्यूज भी बन गई क्योंकि कूलम अपॉन फैराड इज वोल्ट। कूलम चार्ज के यूनिट हैं, फैराड कैपेसिटेंस के हैं, तो कूलम अपॉन फैराड वोल्ट हो गया, वोल्ट में आ गया। अब दूसरा जो है कैपेसिटर जो था उसका वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। Q2 सेम वही है लेकिन अब कैपेसिटेंस की वैल्यू फ़र्क है C2 की। कैसा आसान न्यूमेरिकल है। बस बारीकी क्या क्या है, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, चार्ज सेम होते हैं, और सीरीज़ में रेसिप्रोकल का सम करने से कैपेसिटेंस टोटल या इक्विवेलेंट आती है। 3 बारीकियाँ। और यूनिट्स अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो मुसलसल वो कन्वर्ट वाला चलाइएगा, वरना जो मैंने प्रेजेंटेशन दी आपके सामने। सही है। अच्छा चेकिंग भी बता दूं, अच्छे स्टूडेंट है मेरे साथ माशाल्लाह। टोटल सप्लाई कितने वोल्ट्स की थी? 300 की। यहाँ पे देखें 240 और 60 आंसर आया है, प्लस करें 300 हो रहा है। नहीं समझे? ये कह रहा हूँ कि 240 + 60 = 300 यानी V1 + V2 = V। तो समझे? V1 + V2 = V। टोटल चेकिंग की चेकिंग, आंसर का आंसर। प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की। और मज़ीद एक बात बता दूं अगर बुरा ना लगे, देखिए कम कीमत की कैपेसिटेंस होगी तो वो ज़्यादा वोल्टेज खींचेगा, और जो ज़्यादा कीमत की वैल्यू की कैपेसिटेंस होगी वो कम वोल्टेज लेगा। एमसीक्यूज़ भी कवर हो रही है, एप्टीट्यूड की तैयारी देख लें। सही, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह से। दूसरा और तीसरा अब तेज़ होना चाहिए क्योंकि मैंने थ्योरी पे टाइम लगाने की वजह से इस पहले न्यूमेरिकल पे टाइम लगा दिया। अब रिवीजन जैसा कुछ लगेगा टच, जो नई चीज़ आएगी वो मैं बताऊंगा। 17 न्यूमेरिकल है अगला। अ कैपेसिटर ऑफ 100 पिको फैराड। अब पिको में दिया हुआ है, पहले भी पिको में नहीं दिया था, माइक्रो में दिया हुआ था। सही है। चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर and potential falls to 35 volts. What is the capacitance of second capacitor? ये थोड़ा भुलभुलैया सवाल है। वो कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया 50 वोल्ट्स की सप्लाई से। कैपेसिटर को चार्ज किया 50 वोल्ट्स की सप्लाई से, फिर वहाँ से उसको डिसकनेक्ट करके एक और कैपेसिटर के साथ लगा दिया। अगर यहाँ पे मेरे पास जगह और आपको नज़र आ रहा है तो मैं डायग्राम बताता हूँ आपको। ये तो पैरेलल है ना। पहले मंजर ये है कि एक कैपेसिटर जो है 100 पिको वाला, उसको 50 वोल्ट्स की सप्लाई के साथ चार्ज किया, फिर वहाँ से हटा के एक और जगह उसको लगा दिया। तो जब एक और जगह लगा दिया तो उसका वोल्टेज जो है हो गया यहाँ पे, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, मैं मिटा रहा हूँ। अब इसकी सप्लाई गिर के हो गई 35। कहानी समझ में आई? दोबारा समझ ले। एक कैपेसिटर है 100 पिको फैराड का, सही है, उसको 50 वोल्ट के साथ चार्ज किया एक बैटरी से, फिर वहाँ से उसको डिसकनेक्ट करके एक और कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया पैरेलल में। तो अब बताएं इस कैपेसिटर की क्या वैल्यू है। लेकिन ये करने से हुआ क्या, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी का वो ड्रॉप होके हो गया 35। तो अब ये न्यूमेरिकल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस इस पिछले वाले से ज़्यादा कीजिएगा। लेकिन मैं साथ साथ कुछ गाइडलाइन भी दे रहा हूँ। अब हम करेंगे क्या, कैपेसिटेंस है, इसका निशान C1 होता है, क्योंकि 2 हैं तो C1 जो चाहिए होगा वो C2 हो जाएगा। 50 वोल्ट्स पहली सप्लाई है, ठीक है। अब ड्रॉप होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया था 35, तो वो V2 है, सही है। अब पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, वो C2 हो गया। डायग्राम भी काम आ रही है, सही है। आगे अब सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन इस तरह होगा इसका कि हम पहले कैपेसिटर का चार्ज निकाल लेंगे कि इसके ऊपर स्टोर कितना हुआ, क्योंकि वो जो स्टोर होकर जब जाएगा ना वहाँ पे, तो वही अपना स्टोर चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। नहीं समझे? यानी यूँ समझ लें कि मेरे पास एक प्लेट है, उसमें मैंने खाना निकाला, दूसरे के पास गया, वहाँ पे प्लेट में खाली थी वो प्लेट, तो मैं कुछ उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा, लेकिन उस चक्कर में होगा क्या, मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाऊँगा या मेरी ताकत कम हो जाएगी। ये वो न्यूमेरिकल की थीम है।
तो अब हम पहले का चार्ज निकाल लेते हैं। तो अब Q1 इज इक्वल टू C1 V1, ये फॉर्मूला देख रहे हैं बार बार काम आ रहा है। अब 1 1 इसलिए लिखा कि पहला कैपेसिटर, C1 क्या है 100। अच्छा यहाँ पे भी देखें मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, 100 इंटू 50, तो देखें पीको है तो पीको में आ गया, जैसे वहाँ पे माइक्रो में था तो माइक्रो में आ गया था। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, अगर क्वेश्चन में आपके बुक में या बोर्ड एग्ज़ाम में स्मॉल f फैराड का प्रिंटेड हो तो स्मॉल f चलाइएगा, और कैपिटल F प्रिंटेड हो तो कैपिटल F पर चलाइएगा। ये देख रहे हैं कैपिटल F। सर इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर A1 वाले हो और हो यकीनन, तो ये एक एक नंबर कीमती होते हैं। टीचर इसको अहमियत दे देता है कि आप क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो या अपने याददाश्त को और रट्टाफिकेशन को। तो काइंडली रटे नहीं, समझें बारीकियाँ। सही है। तो अब ये हमारा पीको कूलम आ गया, पीको का P स्मॉल रहेगा। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से 35 हो गया था वोल्ट। अब हम देखेंगे कि 35 के साथ इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो इस पर डैश लगा दिया क्योंकि Q1 ओरिजिनल था जब इसने 50 से चार्ज किया था अपने आप को। अब Q1 डैश का मतलब है जब ये 35 के साथ मौजूद है। तो अब 100 इंटू 35 से यहाँ पे आ गया ये। अच्छा कैलकुलेटर तो आप लोग चला लेंगे ना, 100 इंटू 50, 5000 लिखा रहा होगा तो उसको 10 की पावर 3 बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3500 लिखा हुआ कैलकुलेटर पे, तो आप इसको, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। सही है यहाँ तक। अब ये टर्निंग स्टेज आ रही है इस न्यूमेरिकल की। ये जब मैं एरो लगाता हूँ तो इसके अंदर थोड़ी टर्निंग स्टेज है, अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्रूशल है। अब चार्ज ट्रांसफर्ड, जो भी मैंने मिसाल दी थी प्लेट की कि मैं खाना लेके जा रहा हूँ, अगला बेचारा खाली प्लेट लेके बैठा हुआ था। अगला कौन, कैपेसिटर, मैं कौन, कैपेसिटर की प्लेट। सही, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखें ये मेरा जो चार्ज था टोटल Q1, ये वाला 5 एक्सपोनेंट 3, वही अगले पे जाएगा ना, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र। तो अब देखें Q1 डैश मेरे पास जो बाकी रह गया वो, तो बाकी गया कहाँ, गिर गया क्या प्लेट में से, नहीं, वो उसको दिया। तो अब देखें जो मेरा रिमेनिंग बचा वो प्लस जो दूसरे के पास चला गया ट्रांसफ़र वो। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है इसके ज़रिए हम Q2 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि Q2 तक अगर पहुंच जाएंगे तो कैपेसिटेंस तक पहुंच जाएंगे। रास्ता समझे। यानी ये असल कहानी थी कि C2 आ जाएगा अगर Q2 और V2 हो। जैसे यहाँ पे कोई कहता है कि C चाहिए, तो C जो है V के अपॉन में जाके होता है ना, तो दो चीज़ें अगर नॉन हो तो तीसरी अननोन आ जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे बस Q2 की तलाश थी, तो ये इसलिए हमने ये रास्ता बनाया कि पहले के चार्ज के ज़रिए से दूसरे कैपेसिटर का चार्ज आएगा। तो अब वो आ गया माइनस करके पीको कूलम में, तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे मैं कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पीको का आंसर पीको में ही आ जाएगा, क्योंकि पहला कैपेसिटर अगर पीको में है तो दूसरा भी पीको में, पहला अगर माइक्रो में होता तो दूसरा भी माइक्रो में निकाल लेते। क्लियर। तो अब ये डिवाइड करें कैलकुलेटर से। अच्छा 35 इसलिए कि जब दूसरे कैपेसिटर के साथ लगाया था वहाँ पे 35 की सप्लाई थी, तो 2 के साथ 2। सही। तो अब इसके साथ जवाब आ गया पीको फैराड। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, मैं इज इक्वल टू इतने सारे यूँ करके लिख रहा हूँ लाइन से, ये देख रहे हैं लाइन से इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट का निशान। मैं चाह रहा हूँ कम वक्त में कम जगह पे आपके 2-3 न्यूमेरिकल आ जाएं। आप लोग इसको वर्टिकली ऊपर से नीचे कीजिएगा, फेयर भी और बोर्ड एग्जाम में भी यूँ, यानी ये वाली कैलकुलेशन इसके नीचे, ये इसके नीचे, इज इक्वल टू इतने सारे नहीं लगाइएगा। इसी तरह ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। मैंने आपको क्लियर के नज़र भी आए करीब से इसलिए यूँ किया है, वरना आपको यूँ करूँगा तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल होगा, फिर बहुत देर लगेगी। तो ये ज़रा रिमाइंडर दे रहा था, इसको ख्याल रखिएगा कि वर्टिकल कीजिएगा ताकि आपको नंबर भी मिले और टीचर को सुकून भी हो चेकिंग में। तीसरा न्यूमेरिकल, उसका 2 न्यूमेरिकल और हैं। इसमें भी अब 1 पीको फैराड के, लेकिन अब 3 कैपेसिटर हैं। नो टेंशन, 3 हो 4 हो 2। अब 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को अलग अलग चार्ज किया सेपरेटली। 100 वोल्ट से पहले को, 200 वोल्ट से दूसरे को, 300 वोल्ट से तीसरे को। यानी ये मंजर बन गया कि पहला कैपेसिटर है, इसको V1 सप्लाई 100 से जो है चार्ज किया। दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको जो है 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया। और फिर तीसरा कैपेसिटर है, इसको 300 वोल्ट की बैटरी से
अलग चार्ज किया। समझ में आई डायग्राम? 3 इसलिए लाए सेपरेटली, अलग अलग। अब इसका मतलब ये न्यूमेरिकल आसान है। कैसे? तीनों के बारी बारी चार्ज निकालने जल्दी से। Q1 C1 V1 Q2 C2 V2 Q3 C3 V3, क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर है 1 1 1। तो देखें कैपेसिटेंस C1 C2 C3 बराबर 1 1 1, क्लियर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा है तो V1 V2 V3 100 200 300। यहाँ पे क्या सीखा? अगर एक ही वैल्यू के हों तो इसका डाटा अलग अलग लाइन में नहीं बनाइएगा। एक ही वैल्यू के सारे कैपेसिटर हों या कुछ, तो ये देखें एक ही लाइन में C1 C2 C3 इक्विवेलेंट। बारीकियाँ, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। सही। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन कैपेसिटर आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, यानी उन तीनों को वहाँ से निकाला और एक जगह लगा दिया अलग से, यानी ऐसा मंजर बन गया। 1 2 3। कहानी समझ में आई? कैपेसिटर को वहाँ से निकालकर, यानी अलग अलग जो चार्ज किया था वहाँ से निकालकर यहाँ पे लगा दिया। तो अब बताएं कि ये कितना पोटेंशियल दिया इन्होंने जब तीनों पैरेलल में लग गए। क्लियर हुई बात? अब तकरीबन आसान न्यूमेरिकल है ये। कैसे? तीनों चार्ज निकालेंगे तो तीनों चार्ज का टोटल से टोटल चार्ज आ जाएगा। जो भी बताया था कि सीरीज़ में चार्ज सेम रहते हैं और पैरेलल में जो मिटाया है उससे पीछे मैंने लिखा बता, पैरेलल में चार्ज ऐड अप होते हैं, सम अप होते हैं। सही हो गया? तो चार्ज जो तीनों निकले, पीको कूलम कन्वर्ट नहीं किया मैंने, तो पीको कूलम के जो चार्ज निकले तीनों को प्लस किया तो पीको कूलम में चार्ज आ गया टोटल चार्ज। सही। सीरीज में था तो रेसिप्रोकल का सम। अब एक नया फॉर्मूला लिखें, अगर पैरेलल में होगा तो सम होगा नेट सम, पैरेलल में प्लस होता है, एडिशन होती है। सीरीज़ में रेसिप्रोकल का सम होता है। तो अब ये 1 + 1 + 1 तीनों एक जैसे हैं। अच्छा, 0.00 लिखना बार बार ज़रूरी नहीं है कि 1.0 1.0। तो ये 3 पिको फैराड अब हमारा। अब ये भी समझने का था कि अगर टोटल चार्ज आ जाए, टोटल कैपेसिटेंस आ जाए, तो टोटल यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बेहतरीन। अब 600 टोटल चार्ज है, 3 जो है वो टोटल। अच्छा, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि पहले न्यूमेरिकल की तरह कन्वर्ट क्यों किया? इसलिए कि सेम यूनिट चल रही है। गौर से देखें, ये पिको कूलम में आ गया, ये पिको फैराड में आ गया, पिको ख़त्म हो गया। कूलम अपॉन फैराड जो बचा वो वोल्ट होता है, कूलम अपॉन फैराड जो बचा वो वोल्ट होता है। मिक्स यूनिट्स हो तो आप कन्वर्ट करें, वरना ये देखें सेम यूनिट से तो पिको एंड तक चला और ऑटोमेटिक वोल्ट्स में आ गया। इस द रिजल्टेंट पोटेंशियल। जाइएगा नहीं, लेकिन एक चीज़ सुन के इसकी चेकिंग बता दूँ। इस वाले की, पिछले वाले की चेकिंग नहीं है, इस वाले की है। किस तरह के 100 200 300 वोल्ट्स और कैपेसिटेंस तीनों एक वैल्यू के थे, तो रिजल्टेंट जो होगा ना इन तीनों का मीन या एवरेज आ जाएगा। करके देख लीजिए, 100 + 200 + 300 क्या आया? 600 अपॉन 3 करें 200 आया। एक्सीलेंट हो गया, बेहतरीन। समझ में आ रहे हैं चेकिंग? तो जाइएगा नहीं, ये रब करके 2 न्यूमेरिकल और होंगे, तब ये कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल की कैटेगरी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। ये 2 न्यूमेरिकल और देख लें कैपेसिटर्स के। अच्छा, पेज नंबर 80 पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। 12.19 है और 12.22 है। इससे पहले 3 अभी मैंने कराए हैं, 5 हैं टोटल। ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट्स 30 by 30 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। बाय हाउ मच कैपेसिटेंस चेंजेस इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। अच्छा, ये कंपाउंड कैपेसिटर का न्यूमेरिकल है। कंपाउंड कैपेसिटर वो होता है, बाकी जो सीरीज़ पैरेलल के वो अपनी जगह है न्यूमेरिकल। इसमें ये होता है कि एक कैपेसिटर ऐसा हो जिसमें एयर हो प्लेट्स के दरमियान में। सही। इसका फॉर्मूला होता है A ε0/d। इस फॉर्मूले को नोट करें।
अगर प्लेट्स के दरमियान में हवा हो, वैक्यूम हो, यानी कुछ ना हो, तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी उसका फॉर्मूला होता है। और फिर एक चीज़ होती है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटिंग होता है लेकिन वो पोलराइज हो सकता है, यानी उस पर चार्ज आ सकते हैं, बेसिकली वो कंडक्टर नहीं होता। इसमें ये होता है कि जो प्लेट्स होती हैं उसके दरमियान में वो पार्शली आ जाता है, पार्शली, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। अब इस सूरत में क्या होता है कि एक हिस्से में तो हवा रहती है थोड़ी सी और बाकी हिस्से में डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। अब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका होता है एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। ये नज़र आ रहा होगा आपको, एप्सिलॉन आर। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, दो नाम है इसके। इसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके यूनिट्स नहीं होते, ये रेशो होता है। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 एयर की होती है, बाकी 1 से ऊपर ये 1 से 10 तक हो सकता है। MCQ उसके लिए बता दिया, 1 से 10 तक आमतौर पे इसकी वैल्यू होती है। अब ये कहानी क्या हुई? ये कहानी ये हुई कि अगर डाइलेक्ट्रिक एक आ जाए तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C डाइलेक्ट्रिक। इसका फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को नोट करें। टी का मतलब है कितनी चौड़ाई का, थिकनेस का आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। यानी ये दो अगर प्लेट्स हैं तो इसमें कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो बाकी में हवा रहेगी, तो जो थिकनेस होती है वो टी हो जाती है डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। तो अब इस सवाल को मैंने इसलिए थ्योरी समझा दी कि ये क्लियर होगा तो आपका सवाल यूँ हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि प्लेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर लंबी है, 30 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसको मीटर बनाएंगे, डिवाइड बाई 100 करके, डिवाइड बाई 100 करके 2 मरतबा, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल चीज़ होती है। तो डिवाइड किया, ये आगे स्क्वायर मीटर में है। सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यानी एक दूसरे से कितनी दूरी पर ये प्लेट्स हैं, ये हो गया डी। ये दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड किया। अच्छा, ऐसा यूनिट यहाँ पे चलेंगे सारे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाए, सेंटीमीटर को मीटर, डिवाइड बाई 100 से। थिकनेस कितनी डाइलेक्ट्रिक थिकनेस की इंसर्ट की, स्लिप की 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेम एरिया बट थिकनेस, इसका मतलब ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक और जो प्लेट्स हैं ये छोटी बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर छोटी बड़ी हो गई तो बाकी जगह में भी फिर हवा आ जाएगी। यानी अगर ये प्लेट मेरे मार्कर को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ तो डाइलेक्ट्रिक भी उतना ही डायमेंशन का हो, लंबाई चौड़ाई, उससे कम नहीं होना, उससे ज़्यादा हो। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। तो ये मैं देखें समझाने में टाइम लगता है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का निशान हो गया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर अभी मैंने आपको बताया इस चैप्टर के शुरू में, उसमें कूलम्स लॉ में भी है, याद कर लें, वरना ये वैल्यू आपको गिवन होगी इम्तिहान में। ये MCQs में काम आ सकती है, याद करेंगे तो 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे कितनी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी इस डाइलेक्ट्रिक के आने से। तो अब एक चीज़ जो है थ्योरी की समझ लें, जब एयर के साथ कैपेसिटेंस होती है तो वो कम होती है, और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो उससे कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। तो जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, इसका मतलब होगा कैपेसिटेंस कितनी चेंज हुई। ठीक है, अब ये जो थ्योरी बताई और कन्वर्जन वगैरह, अब इसके बाद ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है। ये फार्मूला देखें, एरिया निकाल लिया हमने, कन्वर्ट करके 0.09 पुट किया, एप्सिलॉन नॉट 8.85 एक्सपोनेंट -12, कैलकुलेटर चलाया, मल्टीप्लाई। अच्छा, एक चीज़ बताता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ नहीं कीजिएगा, इम्तिहान में एक नंबर कट सकता है। मल्टीप्लाई अलग करें, फिर डिवाइड करें। डी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से 0.02, कैलकुलेटर चलाया, आ गया फेराड में, कैपेसिटेंस फेराड में। अब विथ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी ये डायग्राम 1 जो है ये एयर वाली हो गई, और ये डायग्राम 2, अच्छा डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ इस चैप्टर में, सारी आपको इम्तिहान में बनानी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप भी साइड पे बना लें। अच्छा, ये फार्मूला थोड़ा ट्रिकी है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि जो डी सेपरेशन है उसमें हवा आ जाएगी तो डी माइनस टी हो जाएगा, यानी रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, और टी अपॉन एप्सिलॉन आर, टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है आपको सवाल में 2। अब इसको एहतियात से पुट करें। अच्छा, न्यूमरेटर तो एक जैसा है, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जवाब यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप जल्दी से, 7.965 एक्सपोनेंट -13, डी माइनस टी, डी कितना था 0.02 और टी कितना था
0.015 कन्वर्ट करने के बाद वो पुट किया, माइनस किया, ये आ गया, सही है। अब T अपॉन एप्सिलॉन आर, अब T यहाँ पे भी पुट होगा, यहाँ पे भी, दो जगह T है, ध्यान रखिएगा, T और ये T, लेकिन ब्रैकेट बॉड मास पहले ये नहीं कि सारा प्लस माइनस कर दिया, पहले अब ये डिवाइड होगा, डिवाइड किया, ये आ गया, फिर ये माइनस होगा, माइनस ये आ गया, फिर ये प्लस होगा, बॉड मास, ब्रैकेट अलग सॉल्व हुआ, डिवाइड अलग सॉल्व हुआ, फिर ये प्लस हुआ, क्लियर, एक्सीलेंट। अब डिवाइड करें कैलकुलेटर से, ये आ गया फैराड में। आंसर नहीं हुआ, रास्ता बन रहा है, क्योंकि ये एयर की कैपेसिटेंस, अब ये डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस, चेंज इन कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक माइनस एयर, माइनस करके जो दो जवाब आए हुए थे उसको माइनस किया, 3.982 को माइनस किया 6.372 में से, तो हमारा आ गया जनाब डज द कैपेसिटेंस चेंजेस। अच्छा, ये जो नॉलेज दी है ये काम की है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ती है, डाइलेक्ट्रिक के आने से इंक्रीज़ होती है हमेशा, जबकि इसी के सामने कूलम्स लॉ का भी एक कॉन्सेप्ट दे दूं, डाइलेक्ट्रिक के आने से फोर्स कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन है, वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम डाइलेक्ट्रिक लाएंगे दो चार्जेस के दरमियान, यानी कूलम्स फोर्स कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, उलट है, सही है। अच्छा 22 थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन देख लें जल्दी जल्दी। अच्छा, ये शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल जाता है, सीरीज़ पैरेलल उसकी कहानी है, तो जल्दी कीजिएगा ताकि आखिरी न्यूमेरिकल और आपकी छुट्टी। कैपेसिटर ऑफ, अच्छा छुट्टी नहीं, एक एग्जाम्पल बताऊंगा इंपॉर्टेंट, फिर जो है कंप्लीट आपके चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल सेफ जोन में इंशाल्लाह चले जाएंगे। एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, एक 20 माइक्रोफेराड का, जिसको अलग अलग बैटरियों से 600 वोल्ट और 1000 वोल्ट से चार्ज किया और फिर वहाँ से डिसकनेक्ट करके उसको पैरेलल में लगा दिया। तो अब बताएं कि नया चार्ज हर कैपेसिटर पे क्या होगा। तो ये Q = CV जो हमने अभी शुरू के 3 न्यूमेरिकल किए उसी की कहानी है, बार बार जल्दी जल्दी। पहला कैपेसिटर C1, अब तो ये पक्का हो गया होगा, कैपेसिटेंस का सिंबल C1, दूसरा है तो C2, अकेला एक होता तो C, ठीक है। दो बैटरी हैं तो V1 V2, ठीक है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस। अब पूछ क्या रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हैं, दोनों के चार्ज हो जाएंगे Q1 Q2। अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि पैरेलल में, अभी मैंने थ्योरी बताई थी, पैरेलल में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पक्का हो गया, क्योंकि ये आखिरी न्यूमेरिकल है, ये ना हो कि सर ने समझाया नहीं कुछ भी। अब हम करेंगे क्या, इसका रास्ता कैसे बनेगा, पहले इन दोनों कैपेसिटेंस के दोनों के ओरिजिनल चार्ज निकालने जो अकेले अकेले में था, यानी ऐसा अकेले अकेले का मतलब है कि ये अलग कैपेसिटर है, इसको अलग से चार्ज कर लें तो इसका Q1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह एक अलग कैपेसिटर दूसरा जो है C2, इसको अलग से जो है बैटरी से निकाल लें तो दूसरा चार्ज आ जाएगा Q2। तो ये किया हमने जल्दी जल्दी। अच्छा, इसमें भी वही थीम है, अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो ना करें, एंड में कन्वर्ट कर लें एक दफ़ा। तो ये माइक्रो फेराड में चूके है तो माइक्रो कूलम में आंसर आते जाएंगे, ठीक सही है। कैलकुलेटर चला लीजिएगा, C1 V1 10 × 600 और C2 V2 20 × 1000, क्लियर। अब पैरेलल में चार्ज सम अप होते हैं तो चार्ज टोटल हो गया प्लस, पैरेलल में है ना, सही है, क्योंकि उसने कहा पैरेलल में लगा दिया, उसके बाद वहाँ से चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करके अब इनको इस तरह जोड़ दिया। यानी अगली कहानी ये है कि इन दोनों कैपेसिटर को वहाँ से हटाया और एक नई जगह पे लगा दिया यूँ पैरेलल में। समझ में आई बात कुछ ये। अच्छा, छोटी बड़ी लाइन अगर होंगी इस तरह 2 दफ़ा या 4 दफ़ा तो ये वोल्टेज या DC सप्लाई है, बता चुका हूँ। अब दोनों को प्लस करें, ये आ गया माइक्रो कूलम में। पैरेलल में सम होता है कैपेसिटेंस, पिछले 2 न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। तो C1 + C2 10 + 20 आ गया 30। सर ये क्यों निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर हम इस C और इस Q टोटल को यूज़ करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी टोटल चार्ज से और टोटल कैपेसिटेंस से इक्विवेलेंट, मतलब टोटल, तो टोटल से टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इससे, हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा पैरेलल में। अब जब सेम रहेगा तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो V आएगा ये हमारा निकलवा देगा Q1 और Q2, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट है, चार्ज ऑन ईच।
क्लियर हुई बात कि हमने ये क्या किया, हमने इसलिए निकाला चार्ज टोटल और कैपेसिटेंस टोटल कि इससे आ जाए टोटल वोल्टेज। जब टोटल वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा बारी बारी चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आप देखें V के साथ मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज Q1 निकालने में भी काम आ जाएगा और Q2 निकालने में भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे माइक्रो कूलम को एक मरतबा कूलम बनाने के लिए कन्वर्ट किया है, वरना अगर आप यहाँ पे 10⁻⁻6 लिखेंगे तो बार बार वो -6। अब आपको ये समझ में आ गया शुरू के न्यूमेरिकल में मैंने कन्वर्जन क्यों नहीं की, क्योंकि आप बार बार -6 -12 पीको का और -6 माइक्रो का लिखते रहेंगे, गलत नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है इम्तिहान में, रेस अगेंस्ट टाइम। तो ये मेरा अगर मशवरा माने तो इसी तरह करें और एंड में एक मरतबा कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका -6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक माइक्रो में 10⁻⁻6 कूलम, कूलम में आ गया, इस तरह दूसरे का कूलम में आ गया, 2 आंसर हो गए। तो होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन बताया था कि एक एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम्पल है जनाब 12.12 पेज 71 पर, एग्ज़ाम्पल 12.12 पेज नंबर 71 पर, इसको भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये आपका चैप्टर 12, क्योंकि इससे पीछे जब मैंने आपको 2 लेक्चर डिलीवर किए थे उसमें भी एग्जाम्पल, तो ये सिर्फ देखें गाइड बुक नहीं बन रही है, इंपॉर्टेंट बातें भी हो रही हैं और वक्त भी लग रहा है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।